बच्चों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के अर्थशास्त्र के प्रथम पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले। साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले कि आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। और बता दें हम आपको कि आपके सभी पेपरों का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो आप नीचे जो है उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद आप जो उन पेपर को सॉल्व करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से आप पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सभी पेपरों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम पूरे इनके आंसर देख लेंगे। तो देखिए आपका ये बीए प्रथम वर्ष का अर्थशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र है आपका बीए रेगुलर वालों का छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का। इसके बाद देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, अर्थशास्त्र मनुष्य सामान्य जीवन व्यवसाय के संबंध में अध्ययन है, अर्थशास्त्र की इस परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या करो। आपको ये कहा गया है। इसके बाद आपको इसके अथवा में अर्थशास्त्र के अध्ययन की रीतियाँ तथा इसके गुण दोषों का वर्णन आपको करने को कहा गया है। इसी तरीके से आपका तो सेकंड हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती है, आपको यहाँ समझाने को कहा गया है। इसी तरीके से जो है आपका देखिए इसके अध्याय में आपको उपयोगिता हॉश के नियम की व्याख्या करने को कहा गया है। इसके कौन कौन से अपवाद है आपको स्पष्ट करो क्या कहा गया है। इसके बाद आपका थर्ड देखिए परिवर्तनशील अनुपात के नियम की पूर्ण व्याख्या कीजिए। इसके बाद देखिए आपका आगे है, देखिए इसके अध्याय में आपको समोत्वाद वक्र का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, आगे आपको देखना है स्टूडेंट। देखिए चौथा, तो देखिए चौथे में आपको देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसके अथवे में आपको एकाधिकार से क्या अभिप्राय है, एकाधिकार से कीमत कैसे निर्धारित होती है, ये पूछा गया है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आपको पूछा गया है वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या आपको करना है। साथ ही इसके अथवे में आपको ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत की व्याख्या आपको करने को कहा गया है। तो देखिए पूरे इनके आंसर अब हम देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए आगे पूरा जो है इसका हम आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए यह दशक 1950 में दशक के शुरुआती वर्षों में अस्तित्व में आया, जब व्यवसाय जी हाँ आपको जो है व्यवसाय जो है आपको जो है अर्थशास्त्र में व्यवसाय का जो आपको वर्णन करना था, तो पूरा जो है आपको इस तरीके से लिख लेना है। आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का अस्तित्व में आया जब व्यवसाय प्रबंधन व्यावहारिक मुद्दे और व्यापार की समस्याएं बिना आर्थिक सिद्धांतों के निरंतर लागू करने के लिए सुलझाई नहीं जा सकते थे। जी हाँ, आपको जो है हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा वीडियो को रोककर इसका पूरा आंसर लिखना है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, यह व्यापार दैनिक कार्यों जैसे निर्णय लेने की प्रक्रिया में सूक्ष्म और स्थूल आर्थिक अवधारणाओं और सिद्धांत का उपयोग करता है। आगे लिखना है आपको, पुराने दिनों में व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना का स्वामित्व व्यक्तियों और परिवारों द्वारा प्रबंधित किया गया था। आज के समय में व्यापारिक प्रतिष्ठान बहुत जटिल हो गए हैं। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट, देखिए इसका आंसर, इस तरह माहौल में निर्णय लेना बहुत कठिन कार्य बन जाता है। इसलिए आर्थिक अवधारणाओं सिद्धांतों और उपकरणों का इस्तेमाल करना आवश्यक हो गया है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इसका पूरा आंसर लिख लेना है। आगे आपको लिखना है, देखिए इसको कंटिन्यू करना है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों तर्क और व्यापार निर्णय लेने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। आर्थिक विश्लेषण के औजार का अध्ययन है। आर्थिक सिद्धांतों और आर्थिक विश्लेषण की तकनीकों उचित व्यापार निर्णय लेने के लिए व्यापार के अवसरों का मूल्यांकन व्यापार की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए लागू कर रहे हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पूरा आंसर लिख लेना है। इसके आगे देख लेते हैं। देखिए व्यवसाय अर्थशास्त्र की आपको विशेषताएं, तो इस तरीके से आपको विशेषताएं भी लिख लेनी है। आपको जो है कहीं नहीं गई है कि आपको विशेषताएं लिखनी है, बट आपको पूरा जो है अर्थशास्त्र में जो व्यवसाय का जो है आपको परस्पर संबंध जो बताना है, तो उसमें आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिख लेनी है। आपको पहले में लिखना है, देखिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रकृति में सूक्ष्म है, यह एक समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं कर सकता। आगे आपको लिखना है दूसरे में, व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म और उसकी समस्याओं के अध्ययन पर केंद्रित है। स्टूडेंट्स आपको आगे लिखना है, देखिए तीसरा व्यावसायिक अर्थशास्त्र दैनिक व्यापार के व्यवहारिक का निर्णय लेने से संबंधित है। इसके आपको चौथा लिखना है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यापार के भविष्य की योजना बनाने में सक्षम है, जो अर्थशास्त्र के विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ संबंधित है। इसके बाद आपको चौथा पॉइंट लिखना है स्टूडेंट। देखिए 5वां पॉइंट,
व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यापार विश्लेषण के लिए शुद्ध आर्थिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है। और इसके बाद कोई छठा लिख लेना, देखिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र दृष्टिकोण में प्रामाणिक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक जो है आपको लिख लेना है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और यदि आंसर में कोई भी डाउट से आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्टूडेंट देखिए पूछा गया है मांग की लोच। जी हाँ, मांग की लोच आपकी क्या होती है और इसके प्रकार आपको लिखने थे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देख लेते हैं पूरा इसका आंसर। तो देखिए, किसी वस्तु में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की महंगाई मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप को ही मांग की लोच कहा जाता है। इस तरीके से आपको मांग की लोच की परिभाषा लिख लेनी है। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट, देखिए अर्थशास्त्र में मांग का एक नियम, देखिए मांग का नियम एक महत्वपूर्ण नियम है जो किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा को बताता है। यह एक गुणात्मक कथन क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। इससे पता है, जो ज्ञात हो जाता है कि वस्तु कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ेगी अथवा कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग कम होगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको मांग की लोच में लिख लेना है। आगे आपको लिखना, देखिए परंतु यह नियम असमर्थ है, मांग में कितना परिवर्तन होगा। जी हाँ, आपको इस तरीके से लिखना है। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट, देखिए किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में जो होने वाले अनुपातिक परिवर्तन की जानकारी जिस धारणा से होती है उसे मांग की लोच कहा जाता है। अतः यह कथन उचित होगा कि मांग की लोच एक परिणात्मक कथन क्वांटिटी स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है। आपको वर्णन करने को कहा गया है। आपके जो ज़्यादा नंबर का आपका जो क्वेश्चन है तो आपको ही कुछ इस तरीके से उसका आंसर लिखना है। आगे आपको देखिए मांग की लोच के प्रकार, जी आपको मांग की लोच के प्रकार ये पूरे लिख लेने हैं। देखिए मांग की कीमत लोच मुख्य 5 प्रकार की होती है। जी आपकी मांग की लोच की जो 5 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं 5 प्रकार, देखिए देख लेते हैं। पहला पूर्णतः बेरोजगार मांग, सेकंड होता है आपका स्टूडेंट देखिए बेलोजदार मांग, थर्ड होता है आपका इकाई लोचदार मांग, चौथा होता है आपका देखिए लोचदार मांग और आपका जो पांचवा होता है पूर्णतः लोचदार मांग। इस तरीके से आपको पूरे इनके जो है आपको ये पूरे आपको जो है आपके 5 प्रकार मांग की लोच के लिख लेने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो है इनको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो आपको कुछ इस तरीके से करना, देखिए पूर्णतः बेलोजदार मांग आपकी क्या होती है देख लेते हैं। अब किसी वस्तु की मांग में कीमत में परिवर्तन की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं आता तब उसे पूर्णतः बेलुदार मांग कहते हैं। इसके आगे आपको लिखना है ऐसा मुख्यतः दैनिक, जैसे देखिए दैनिक ज़रूरतों की वस्तु या दवाइयों की मांग पर होता है। उनका मूल्य कितना भी हो वो ज़रूरी होती है, खरीदनी पड़ती है। काम हो जाए तो हम बिना ज़रूरत के उन्हें खरीद नहीं सकते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे इस मांग का माप शून्य के बराबर होता है, इसमें ईडी इज इक्वल टू 0 होता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो पहला ये लिख लेना है। पहला पॉइंट आपका पूर्णतः बेरोजगार मांग में। इसके बाद आपका नेक्स्ट है बेरोजगार मांग। जी आपको बेरोजगार मांग में कुछ इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट, देखिए जब वस्तु की मांग की मात्रा में अनुपातिक बदलाव कीमत में बदलाव से कम होता है तो ऐसी स्थिति में उसे बेरोजगार मांग कहा जाता है। ऐसी मांग किस जीवन में आवश्यकता वाली वस्तुएं जैसे भोजन ईंधन आदि में देखी जाती है। आगे लिखना है आपको इनकी कीमत में परिवर्तन आता है तो मांग की मात्रा भी कुछ हद तक परिवर्तित हो जाती है। इससे मांग की लोच का माप 0 से ज़्यादा तथा 1 से कम होता है। ईड इज इक्वल टू आपका ग्रेटर देन 0 होता है स्टूडेंट्स, और जो है एवं ईड इज लेस देन 1 होता है। इस तरीके से आपको ये पूरा लिख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो है थर्ड में इकाई लोचदार मांग। जी आपको इसमें थर्ड में इकाई लोचदार मांग हमने बताया था, इसका थर्ड प्रकार है। तो इसके बाद आपको इसका देखिए कुछ वर्णन इस तरीके से कर लेना है। जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तो इस स्थिति में वह इकाई लोचदार मांग कहलाती है। आगे आपको लिखना है ऐसी मांग मुख्यतः सामान्य वस्तु में पाई जाती है। ऐसे मांग में आगे लिखना है आपको, देखिए ऐसी मांग की लोच का मान 1 के बराबर ईडी इज इक्वल टू 1 होता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पूरा लिख लेना है। आगे देखते हैं आपका चौथा। तो देखिए चौथे में आपको लोचदार मांग पूछा गया था। लोचदार मांग क्या होती है देख लेते हैं आपकी। जब मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कीमत की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में, ये मात्रा है आपका स्टूडेंट्स, आपको ये मात्रा कर लेना है आपको इसको, की तुलना में अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग को लोचदार कहलाती है। जी हाँ, उसकी लोचदार मांग कहलाती है। आगे आपको लिखना है
ऐसी मांग मुख्यतः विलासिता की वस्तुओं जैसी महंगी कार, आभूषण आदि में देखी जाती है, क्योंकि उनकी कीमत गिरने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें खरीदने लगते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आगे देखिए आपका जो पाँचवा पूर्णतः लोचदार मांग। तो क्या होती है पूर्णतः लोचदार मांग? देखिए यह पांचवा प्रकार है आपका। तो जब किसी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती है एवं ऐसी स्थिति में उसकी मांग में बढ़ोतरी या कमी होती है तो इस मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। ऐसी मांग मुख्यतः पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में पाई जाती है। इसमें मांग का मान अनंतता ईड इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी अनंत के बराबर होता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो है पूरा ये लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बाद आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्रमांक 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिए परिवर्तनीय अनुपात के नियम की व्याख्या करने को कहा गया है और जो है आपको जो है इसको समझाना है। तो देखिए पूरा देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है आपको। किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा इसके निर्माण में प्रयुक्त साधनों की मात्रा पर निर्भर करती है, जिसे गणित की भाषा में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है x इज इक्वल टू एफ ए बी सी, अर्थात वस्तु x की उत्पादन मात्रा ए बी सी साधनों की मात्रा पर निर्भर करती है। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट देखिए ए बी सी साधनों का x वस्तु से संबंध उत्पाद की प्रकृति के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए कृषि उत्पादन में भूमि का महत्व अधिक होता है, जबकि सिलाई की मशीन के लिए निर्माण में कुशल श्रम का। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट देखिए यदि उत्पत्ति के साधन बड़े परिमाण में जुटाए जाएं तो वस्तु का उत्पादन बड़ी मात्रा में होगा, और यदि उत्पत्ति के साथ कम परिमाण में जुटाए जाएं तो वस्तु का उत्पादन थोड़ी मात्रा में होगा। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट देखिए यदि उद्यमी उत्पादन का परिमाण बढ़ाना चाहे तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं। पहला उत्पत्ति के सभी साधनों की मात्रा बढ़ाना, अथवा दूसरा होता है आपका कुछ साधनों की मात्रा बढ़ाना। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट्स और साधनों की मात्रा स्थिर रखना। आगे लिखना है उत्पादन के साथ साधनों का जो संबंध होता है उसी को प्रतिफल का नियम कहा जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो नियम की व्याख्या करने को कहा गया था परिवर्तनीय अनुपात का नियम। जी हाँ, तो ये देख परिवर्तनीय आपको लिखना है परिवर्तनीय अनुपात का नियम अर्थशास्त्र का बुनियादी महत्वपूर्ण और व्यापक नियम है। इस नियम की व्यवहारिक सत्य पर यह नियम जो है नियम व्यवहारिक सत्य पर आधारित है कि व्यवहार में उत्पत्ति के कुछ साधनों की मात्रा इच्छानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है, नहीं जा सकती है। आगे आपको लिखना है अतः नियम का इस अतिरिक्त उत्पादन मात्रा की ओर संकेत करता है जो कुछ साधनों की मात्रा स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने से प्राप्त होता है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको परिवर्तनीय अनुपात के नियम को अनुपातिकता का नियम भी कहा जाता है। इसका आगे लिखना है क्योंकि यह बताता है कि साधनों का अनुपात बढ़ाने का उत्पादन मात्रा का पर प्रभाव क्या पड़ता है। इस नियम को प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। जी आपको जो है इस नियम को जो है प्रतिफल का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि यह नियम बताता है कि सब कुछ साधनों की मात्रा पर स्थिर रखते हुए अन्य साधनों की मात्रा बढ़ा दी जाए तो परिवर्तनशील साधन का प्रतिफल किस प्रकार बदलता है। अगले स्टूडेंट्स आपको देखिए परिवर्तनीय अनुपात के नियम को असमान अनुपाती प्रतिफल का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि यह बताता है कि परिवर्तनशील साधनों का सीमांत प्रतिफल विभिन्न अवस्थाओं में समान दर से नहीं बदलता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पूरा लिखना है। आगे आपको लिखना है कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं हम आपके इस नियम को। मान लिया जाए कि किसी वस्तु के उत्पादन में भूमि और श्रम केवल दो साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से भूमि स्थिर और श्रम परिवर्तनशील साधन है। कल्पना कीजिए कि परिवर्तनशील साधन श्रम की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु की उत्पादन मात्रा अग्र तालिका के अनुसार प्रभावित होती है। जहाँ आपको जो तालिका बना ली इस तरीके से आपको पूरा वर्णन करना था। तो आपको क्रमांक में स्थिर लागत भूमि, परिवर्तनीय साधन श्रम, कुल उत्पादन इकाइयों में, औसत उत्पादन इकाइयों में, सीमांत उत्पादन इकाइयों में लिखना है। इस तरीके से आपको जो उदाहरण दे देना है। देखिए पहले हमको 20 एकड़ भूमि, एक श्रमिक 15 आपको दूसरे में भी इस तरीके से 20 एकड़ भूमि से 2 देना है, आपको 32 आ जाएगा या 16 इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स ये पूरा देख लेना है। ये तीसरा हो जाएगा स्टूडेंट देखिए आपका 20 एकड़ भूमि में 3 श्रमिक 51 17 19। 20 एकड़ भूमि में आपको 4 श्रमिक का रखना है, तो देखिए 72 18 21 हो जाएगा इस साइड आपका। पाँचवें में आपको देखिए 20 एकड़ भूमि है तो आपको 5 श्रमिक 93 18.6 15 इसमें हो जाएगा। इसके बाद आपको जो छठवें में 20 एकड़ भूमि में यदि आपके 6 श्रमिक है तो 108 18 हो जाएगा, और इस तरीके से आपका यहाँ पर 15 ही हो जाएगा।
इस तरीके से आपका 20 एकड़ भूमि स्टूडेंट, तो आपका शायद श्रमिक 112 यहाँ 16 हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आपका 8वां लिखना है। देखिए 20 एकड़ भूमि, तो 8 श्रमिक यदि आपके लगते हैं तो 100, और यहाँ आपका 12.5 आ जाएगा, या माइनस आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पूरी तालिका आपकी बना लेनी है। आपको उदाहरण समझाने के लिए आपको ये तालिका बना लेनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूर्ण प्रतियोगिता पूछा गया था, क्या होता है। तो देखिए पूरा वर्णन कर लेते हैं, हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप का नाम है जिसमें विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। फलतः कोई भी एक उत्पादक विक्रेता बाजार में वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकता। आगे लिखना है आपको स्टूडेंट। देखिए अर्थशास्त्र में बाजार को मुख्यतः 2 रूपों में बांटा जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। बाजार संरचना को के 2 चरम बिंदुओं पर पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के लक्षण आपको यहाँ लिख लेने हैं। पहला लक्षण देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। या आपको देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के होने के लिए कुछ पूर्वानुमान लिए जा सकते हैं जो इस प्रकार है। इस तरीके से आपको लिखना है। फर्स्ट लक्षण में आपको लिखना है। देखिए प्रत्येक उत्पादक बाजार की पूरी आपूर्ति का इतना छोटा हिस्सा प्रदान करता है कि वो अकेला बाजार में वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। सेकंड में आपको लिखना है प्रत्येक उत्पादक के द्वारा बनाई गई वस्तु समान होती है। थर्ड में आपको लिखना है प्रत्येक उत्पादक बाजार में उपलब्ध उत्पादन तकनीक तक पहुँच सकता है। आगे आपको चौथे में लिखना है स्टूडेंट। देखिए किसी भी नए उत्पादक के बाजार में आने पर अथवा बाजार में उपस्थित किसी उत्पादक के बाजार से निकलने पर कोई रोक टोक नहीं है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको आगे लिखना है इसमें। देखिए बाजार विद्यमान, अच्छा आपको लिखेंगे बाजार में विद्यमान प्रत्येक विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान है। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है। देखिए यद्यपि पूर्ण प्रतियोगिता व्यावहारिक जीवन में संभव नहीं है, पर शेयर बाजार इसकी विशेषताओं की दृष्टि से बहुत पास पहुंच जाता है। आगे आपको लिखना है कृषि, चावल, गेहूं आदि में प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता के समान ही होती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आगे लिखना है आपको। देखिए सदैव पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार का मूल्य निर्धारण कम रहता है एकाधिकार बाजार की तुलना में। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पूरा लिख लेना है। इसके बाद देखिए इसको आगे लिखना है आपको। इस सिद्धांत का आगे लिखना देखो आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अथवे में। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिद्धांत अर्थशास्त्री जेकिन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में किया। इसके आगे आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 के अथवे का आंसर है आपका। देखिए किया किन्स के अनुसार ब्याज दर पूर्णतः एक मौद्रिक घटना है। उनके अनुसार ब्याज की दर मुद्रा की पूर्ति और मांग की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। आगे आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अथवे में लिखना है। देखिए यह आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के अथवे का। किन्स के अनुसार ब्याज की वह कीमत जो धन की नगद रूप में रखने की इच्छा तथा प्राप्त नगद की मात्रा में समानता स्थापित करती है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको। किन्स मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी की संदर्भ में लिक्विडिटी परफॉर्मेंस के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। नगद मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी कहा जाता है। आगे लिखना है आपको स्टूडेंट। देखिए नगद मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी कहा जाता है। मुद्रा में कई रूपों में रखा जा सकता है, किंतु विभिन्न रूपों में सबसे सरल रूप नगद यानी लिक्विड फॉर्म नगद मुद्रा है। लिक्विड फॉर्म मतलब नगद मुद्रा होती है आपकी, क्योंकि नगद मुद्रा को ही जब हम चाहे इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार नकदी को किन्स ने तरलता का लिक्विडिटी का नाम दिया। इसके आगे लिखना है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का क्या कहना है इसके बारे में। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि मुद्रा विनिमय देखिए केवल विनिमय माध्यम से रूप में कार्य करती है और एक निष्क्रिय वस्तु है, परंतु कीन्स के अनुसार मुद्रा विनिमय माध्यम के साथ साथ मूल्य संचय का भी कार्य यानी स्टोर ऑफ वैल्यू का भी कार्य करती है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको। देखिए
मुद्रा में तरलता का गुण होने के कारण मुद्रा का संचय करना चाहते हैं व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को मुद्रा उधार देता है तो उसे तरलता का त्याग करना पड़ता है। इसी त्याग के बदले व्यक्ति को जो पुरस्कार दिया जाता है वही ब्याज दर है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा का आंसर है आपका भविष्य में अनिश्चितताओं जैसे बेकारी, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु आदि की दशाओं में सुरक्षित रहने के लिए अथवा सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए व्यक्ति नगद मुद्रा का प्राप्त की मुद्रा अपने पास रखना चाहता है। आगे लिखना आपको, देखिए नकदी का संचय भी अनिश्चित भविष्य के प्रति सतर्कता के उद्देश्य किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये कंटिन्यू करना, देखिए आगे लिखना आपको, ऐसी आपातकालीन परिस्थिति से बचने के लिए व्यक्ति मुद्रा की कुछ मात्रा नकद के रूप में रखता है जिसे दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कहा जाता है। यह मांग मुख्यतः व्यक्तियों में आय स्तर पर निर्भर करती है। यह मांग ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती है। इस तरीके से आपको लिखना है स्टूडेंट्स। आगे आपको लिखना है, देखिए सौदा उद्देश्य आपका, देखिए इस तरीके से आपको लिख लेना है। सौदा उद्देश्य यानी ट्रांसैक्टिव मोटिव तथा दूरदर्शिता परक्योनेसरी मोटिव दोनों के अंतर्गत होने वाली मुद्रा की मांग आय पर निर्भर करती है। आगे लिखना है आपको, यदि दोनों उद्देश्यों के लिए मांगी गई मुद्रा L1 हो तब L1 = FY हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट्स, अर्थात सौदे उद्देश्य और दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए मांगे जाने वाली मुद्रा ही की मात्रा के स्तर को y का एक फलन होती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा का आंसर यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर अथवा का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देखें। तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन के आंसर से आप श्योर होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल पर आपके सभी पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, तो उनके सॉल्यूशन करने के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारे चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको आपके सॉल्यूशन के साथ साथ आपके सभी PDF भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।